Very good morning, Jesus Shrikal. Today we are going to start with the section-wise IPC, that is an Indian Penal Code. As for the section 1 of the concern, the act is called Indian Penal Code, and definitely it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. As I stated earlier in the introduction of this series, कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर जो इंडियन पेनल कोड है जो लॉर्ड मैकुलर ने ड्राफ्ट किया था वो सेम जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल है, लेकिन उनका नाम जो है वहाँ पर चेंज किया गया था क्योंकि वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था एज़ पर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर रणभीर पेनल कोड के नाम से ये जाना जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट इंडियन पेनल कोड जो है वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन एज पर सेक्शन 2 इज़ कंसर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल जो सेक्शंस हैं हमारे, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू इनका काफ़ी रोल है, नंबर ऑफ़ टाइम्स क्वेश्चन आते हैं मेन में, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। जो सेक्शन 2 है वो सिंपल सी बात कर रहा है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, कि कोई भी ऑफेंस अगर इंडिया में कमिट किया गया है तो उसको पनिश किया जाएगा। वो पर्सन कौन है? एवरी पर्सन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मीन्स एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर every act or omission contrary to the provision thereof of which she shall be guilty within India। तो इट्स वेरी सिंपल लॉ का था। जो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंस दिए गए हैं, जिनको ऑफेंस माना गया है, जिनकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, अगर कोई भी पर्सन वो ऑफेंस वो एक्ट वो ओमिशन करता है तो उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी। एवरी पर्सन जो है वो इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो फॉरेनर है, डजेंट मैटर। सो एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी और एलिजेंस, रैंक क्या है, स्टेटस क्या है, कास्ट क्या है, कलर क्या है, क्रीड क्या है, अगर उन्होंने ऑफेंस कमिट किया लाइबल टू पनिशमेंट होगा अंडर द इंडियन पेनल कोड, जो भी उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है विद इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दस अ फॉरेनर अगर इंडिया में एंटर करता है बाय एक्सेप्टिंग द एलिजेंस और प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन लॉज इज एज मच लाइबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस कोड एज ए रेजिडेंट इज। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आके ऑफेंस कमिट करता है, जैसे हम लोग इंडिया में जो रेजिडेंट है अगर वो कमिट करे तो वो भी लाइबल होंगे, वैसे ही अगर फॉरेनर हमारे इंडिया में आके ऑफेंस कमिट करता है तो डेफिनेटली वो भी लाइबल माना जाएगा। सो फॉरेनर जो है बेसिकली वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ की प्ली नहीं ले सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ गाइस नोट कर लेना। फॉरेनर नहीं कह सकता कि डैट मुझे लॉ का नहीं पता था, नॉर डैट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द क्रिमिनल नेचर ऑफ द एक्ट, ना ही उसको पता था कि मेरा एक्ट क्रिमिनल नेचर का माना जाएगा, ये भी उसकी प्ली नहीं ले सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ केस मुबारक अली, दैट इज़ मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था। व्हाट हैपेंड इन दिस केस दैट अ पाकिस्तान सिटीजन था, वो कराची में था एंड ही मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट था उस जो बॉम्बे में रहता था इंडिया में, उसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है लेटर के थ्रू, टेलीफोनिक कॉल करता है, ठीक है, जो टेलीग्राम उसको डालता है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और उसको इंड्यूस करता है कंप्लेनेंट को कि वो उसको पैसा दे टू पार्ट विद मनी अमाउंटिंग टू ओवर ₹5 लाख। किसको दे? वो उसको पाकिस्तानी सिटीजन है, वो कंप्लेनेंट को इंड्यूस कर रहा है कि जो उसका एजेंट है बॉम्बे में उसको वो ₹5 लाख दे, तभी वो जो राइस है वो कराची से शिप में अपलोड करके इंडिया में भेजेगा। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, उसने पैसे दे दिए एजेंट को एंड दैट पाकिस्तानी पर्सन उसने राइस सप्लाई नहीं किए। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, जो अक्यूज़ था जब वो इंग्लैंड में था तो उसको अरेस्ट किया गया एंड उसको बॉम्बे में लेके आए, हम लोग लेके आए। एक्स्ट्राडिशन जो पॉलिसीज़ हमारी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, थ्रू एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी उसको हम लोग ब्रॉट इट टू इंडिया लेके आए।
उसको उसके ऊपर ट्रायल चला, उसकी कन्विक्शन जो थी वो 420 सेक्शन 420 डेट इज़ फ्रॉड के अकॉर्डिंग उसको ट्रायल को फेस करना पड़ा और उसकी पनिशमेंट जो है उसको दी गई। एंड गाइज ये 120B सेक्शन था वो भी अप्लाई किया गया था, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों में की थी। जो उसका एजेंट तो जो था बॉम्बे में, उसके थ्रू उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रॉपर की, तो उसको पनिशमेंट किया गया था। तो यहाँ पर एवरी पर्सन मीन्स इवन अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन ऑल्सो, जो फॉरनर है उनको भी पनिशमेंट बराबर जो इक्वल पोर्शन में दी जाएगी। फर्दर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में डिस्कस करने की बात है वो है जो हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स जो होते हैं सॉवरन स्टेट्स के जो होते हैं, डेफिनेटली डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, कॉन्सल होते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, बेसिकली दे आर टोटली एग्जम्प्टेड। हम उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते जब तक उनका टेन्यूर है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट लाइबल टू अंडर द इंडियन पेनल कोड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उनकी पनिशमेंट बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेक्शन 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरप्रिटेशन बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। सेक्शन 3 क्या कर रहा है, पनिशमेंट, यहाँ पर भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है, लेकिन वो क्या वर्ड यूज़ करें, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस कमिट कर रहे हो, इंडिया के बाहर अगर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, लॉ कहता है भी आपको यहाँ पर अगर इंडिया में आपको पकड़ लिया गया एज पर सेक्शन 188 ऑफ CRPC, अगर इफ़ यू फाउंड इन इंडिया एंड द पुलिस अरेस्टेड यू, तो आपका ट्रायल यहाँ पर चलेगा। तो वहाँ पर भी वो वर्ड लिखा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस। कोई भी पर्सन जिस पे इंडियन लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर ये ट्रायल चल सकता है कि आपने बियॉन्ड इंडिया जाके ऑफेंस कमिट किया है। तो शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रिजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलेंगे ये ऑफेंस बाहर नहीं किया आपने, इंडिया में किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे सेक्शन 3 में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करें, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, ये दोनों बेसिकली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको रीड आउट करते हैं। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पर ही में नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन जो 4 है ऑफ इंडियन पेनल कोड का, वो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो है उसका वो अप्लाई होता है। तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन जो लाइबल हम लोग मानते हैं जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो हम लोग उसको सज़ा देते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो बात थी वो सेक्शन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सेक्शन जो 3 है वो गिव्स क्रिमिनल जुरिडिक्शन टू द कोर्ट्स। हम लोग पावर दे रहे हैं कोर्ट्स को कि भाई आप ट्राई करो उन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो पर्सन ने कमिट किए हैं बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन प्रोवाइजो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड क्या है कि जो पर्सन जो अक्यूज पर्सन है ही मस्ट बी सब्जेक्ट टू द इंडियन लॉ, उस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है तभी वो लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी सोल्जर है जो इंडियन आर्मी का है, अगर वो कमिट करता है मर्डर नेपाल में जाके, तो डेफिनेटली वाइल इन सर्विस ही इज़ लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर इन इंडिया। भाई आप इंडियन सिटीजन हो, आप पे इंडियन लॉ अप्लाई होता है। अगर आप बाहर जाके इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट करोगे तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि आपने बाहर ऑफेंस नहीं कमिट किया, आपने विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया में ही ऑफेंस कमिट किया। एंड इफ यू आर फाउंड एंड अरेस्टेड एज पर सेक्शन 188 ऑफ CRPC इज कंसर्न, तो आप पे ट्रायल जो है वो चलेगा ही चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन 3 है वो इतना वाइड है कि वाइड इनफ इन एज मच एज इट मेक्स नॉट ओनली इंडियन सिटीजन लाइबल फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अब्रॉड बट ऑल्सो दोज हु आर कवर्ड बाय एनी स्पेशल लॉ ब्रिंगिंग दैम अंडर द इंडियन जुरिडिक्शन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि यहाँ पर इंडियन लॉ वर्ड लिखा है, आप प्लीज़ ध्यान में देखना, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। सेकेंड सेक्शन में क्या वर्ड लिखा था, अंडर दिस कोड। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि आप इंडियन लॉ आप पे अप्लाई हो रहा है, इंडियन लॉ स्पेशल लॉ भी होता है, वो कोई भी स्पेशल लॉ होता है, NDPS होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जितने भी स्पेशल लॉज है जहाँ पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड की है
तो उन केसेस में अगर वो आप पे लॉ अप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप उन ऑफेंसेस को कमिट कर रहे हो बियॉन्ड द इंडिया, तो अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आप पे जो है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप पे ट्रायल चलेगा और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, प्लीज़ उसको आप नोट कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 4, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये जो यहाँ पर कोड की बात की है, सेक्शन 3 में लॉ की बात की थी, मीन सभी लॉ अगर वो पर्सन पे अप्लाई हैं तो वो अगर बियॉन्ड इंडिया के ऑफेंस कमिट करेगा तो ही इज़ लायबल। लेकिन सेक्शन 4 क्या कर रहा है, सिर्फ इस कोड की बात कर रहा है, सीपीसी की बात कर रहा है कि सीपीसी एक्स्ट्राटेरिटोरियल ऑफेंसेस में भी अप्लाई होगी। दैट मीन्स टू से कि जो बढ़िया सेक्शन 4, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया के बाहर, दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड विदाउट इंडिया, मीन्स इंडिया के बाहर, बियॉन्ड इंडिया के टेरिटरी से बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अक्यूज्ड है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ट्रायल करेंगे। सेक्शन 4 की सेकंड क्लॉज क्या करेगी कि एनी पर्सन, जो हमारी शिप है, जो एयरक्राफ्ट है, जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं हमारे इंडिया में, अगर वो जा रही हैं कहीं बियॉन्ड इंडिया है, तो डेफिनेटली बेसिकली दिस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी फ्लोटिंग टेरिटरी है, वो फ्लोट करती रहती हैं, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड फ्लोटिंग टेरिटरी। तो अगर उस पर हमारा फ्लैग लगा हुआ है भाई, तो जो वो हमारी इंडिया की टेरिटरी है, चाहे वो इंग्लैंड में है हमारा शिप, चाहे वो अमेरिका में है, जहाँ मर्जी जाए वो हमारी टेरिटरी है, वो फ्लोटिंग टेरिटरी है। तो कोई भी पर्सन अगर उस शिप, उस एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो भाई उसकी पनिशमेंट तो पक्का है। थर्ड पॉइंट, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इंडिया। कोई भी पर्सन अगर बाहर से हमारे इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायरस कोई हैंग कर दिया हमारा, कोई रिसोर्सेज को डैमेज कर दिया, हमारे रिसोर्सेज को कंसील कर लिया, चोरी कर लिया हमारे रिसोर्सेज, तो भाई आपने ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर बाहर बैठ के कोई भी पर्सन इंग्लैंड से हमारे रिसोर्सेज को चोरी कर रहा है, लाइक इन केस ऑफ अभी नंबर ऑफ न्यूज़ आ चुकी है हमारे कि द चाइना जो है वो उन्होंने जो वायरस का जो था वो अटैक किया हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज पे, राइट। तो ये जो थ्रेट है बेसिकली अगर वो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया है तो डेफिनेटली चाइना के वो जो पर्सन है वो लायबल माने जाएंगे अंडर दिस कोड। तो गाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेक्शन 4 कि कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया, देखो हमारे पास 2 पर्सन है, एक अक्यूज्ड एक विक्टिम, तो दोनों में से एक इंडियन होना चाहिए। अगर विक्टिम हमारा है तो अक्यूज्ड बाय चांस इंडिया में आ गया तो हम उसको पकड़ लेंगे, भाई आपने हमारे इंडियन सिटीजन को हम अगेंस्ट आपने ऑफेंस कमिट किया है, तो आपका ट्रायल तो यहाँ पर चलेगा, ठीक है जी। तो अगर कोई भी पर्सन हमारा इंडियन है, अगर वो अगेंस्ट द अदर सिटीजन के ऑफेंस कमिट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके भी विचार लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे सेक्शन 4 में कि सिर्फ इंडियन पैनल कोड की बात की है कि इंडियन पैनल कोड जो है वो अप्लाई होगा उन्हीं सभी केसेस पे जहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है वो बाहर जाकर ऑफेंस कमिट कर रहा है अगेंस्ट सिटीजन और अगेंस्ट नॉन सिटीजन पर्सन। कोई पर्सन चाहे वो इंडियन है चाहे वो नॉन इंडियन, हम अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है शिप पे या एयरक्राफ्ट पे हमारे इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट, जहाँ हमारे इंडियन सिटीजन दूसरे फॉरनर के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट कर रहा है शिप और एयरक्राफ्ट जो हमारे इंडियन में रजिस्टर्ड है, जिस पे हमारा फ्लैग लगा हुआ है, तो भाई उसको अक्यूज को तो हम लोग यहाँ पर ट्रायल करेंगे, वो उसकी पनिशमेंट इक्वल हमारी मानी जाएगी। तो थर्ड पॉइंट इट्स वेरी सिंपल, एज आई टोल्ड अर्लियर कि कंप्यूटर सोर्स को अगर अटैक किया गया है तो डेफिनेटली वो लायबल होंगे। इस तीनों पॉइंट में जो ऑफेंस है इट इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऑफेंस ही नहीं हो रहा, तो ऑफेंस तो बाहर हो रहे हैं। इफ़ कमिटेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में कमिट किए जाते हैं डेफिनेटली उसको लायबल हम लोग करते उसकी पनिशमेंट फाइनली होती होती। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ भी हम लोग ये प्रोज्यूम कर लेते हैं कि आपने बाहर ऑफेंस नहीं किया, आपने हमारे इंडिया में किया है। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशन है उसकी वो काफ़ी वाइड है। कंप्यूटर रिसोर्सेज इट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग,
सॉफ्टवेयर है आपका, आपकी हार्ड कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी आपके पड़ी है, कोई ऐप है, अगर उसको चोरी कर लिया गया, उस पर अटैक किया गया, उसको डैमेज किया गया, वायरस ऐड कर दिए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर रिसोर्स को अगर अटैक किया तो डेफिनेटली वो हमारे लाइबल होगा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन आपके सामने है। A who is a citizen of India commit a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो भाई बात सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर ए ने मर्डर किया है उगांडा में, तो भाई अगर उगांडा के पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वहाँ पे उसको 14 साल की सज़ा दे दी, 14 साल के बाद अगर वो इंडिया में वापस आएगा, उसको दोबारा थोड़ी ना हम सज़ा देंगे। डबल जेपर्डी इज़ नॉट पॉसिबल एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ। हम लोग डबल जेपर्डी तो दे नहीं सकते भाई। एक मर्डर की 2 बार सज़ा कैसे हो सकती है? लेकिन अगर वो वहाँ पर मर्डर करके भागा है इंडिया में, तो यहाँ पर अगर पकड़ा गया तो डेफिनेटली हम यहीं पे उसका ट्रायल करेंगे, यहीं पे उसकी सज़ा तय की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव के लिए, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसकी सिंपल सी बात है, क्योंकि एज़ पर 188 जो CRP सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। CRP सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन अगर फाउंड इन इंडिया हो गया, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट किया, अगर इंडिया में भाग कर आ गया और इंडिया में फाउंड हो गया, मीन्स पकड़ा गया, तो भाई उसकी तो फाइनल सज़ा मानी जाएगी, उसको ट्रायल चलेगा। नाउ जो रैशनल है, द रैशनल बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया, तो एवरी सॉवरन स्टेट जो है उसके पास राइट है कि वो अपने ही सिटीजन के कंडक्ट को रेगुलेट कर सकती है। सो वेयर एवर दे माइट बी, चाहे वो कहीं भी हो, हम लोग उसको रेगुलेट करेंगे। हमारा इंडियन सिटीजन अगर बाहर गया है तो हम उसके कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारा सिटीजन बाहर जाके अपनी मर्जी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, हम उसको रेगुलेट करेंगे। सो वेयर एवर दे माइट बी, फॉर द टाइम बिंग हम उसको रेगुलेट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ए जो था वो इंडियन जो हिंदू मेल सिटीजन था, जो उसकी वाइफ थी, उसके 3 बच्चे थे, वो इंडिया में रहता था। बाद में वो यूनाइटेड स्टेट में चला गया हायर स्टडीज़ के लिए, एंड व्हाट हैपन देयर ही मैरीज एन अमेरिकन गर्ल, वहाँ पर अमेरिकन गर्ल से उसने मैरिज कर ली। डेफिनेटली हमारे हिंदू मैरिज एक्ट तो अप्लाई हो गया, उसने बाईगैमी तो ऑफेंस कमिट की है। दूसरी बात 494 ऑफ इंडियन पैनल कोड में बाईगैमी की सज़ा भी उसको दी जाएगी। तो इसलिए वर्ड यू लिखा है कि जो प्रोविज़न ऑफ दिस इंडियन पैनल कोड जो है उस पर ए पे अप्लाई होगा ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया। जैसे वो इंडिया में आया तो गाइज उस पर उसको अरेस्ट किया जाएगा, 494 IPC के तहत उस पर मुकदमा भी चलेगा, उसकी सज़ा भी तय की जाएगी। बट इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, जब उसने ऑफेंस कमिट किया है तब वो हमारे इंडियन सिटीजन नहीं था, लेकिन बाद में उसने हमारे इंडिया में आके सिटीजन ले ली, तो डेफिनेटली ये सेक्शन 4 अप्लाई नहीं माना जाएगा। सिमिलरली इफ़ एन इंडियन सिटीजन आफ्टर रिलिंक्विश हिज सिटीजन, जब इंडिया का कोई सिटीजन था, उसने अपनी सिटीजनशिप जो थी वो रिलिंक्विश कर दी और अमेरिका में जाके सिटीजनशिप ले ली और वहाँ पे उसने ऑफेंस कमिट किया, तो डेफिनेटली इंडियन पैनल कोड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं एडमिरल्टी जुरिडिक्शन की, जो ये हम लोग शिप वर्ड यूज़ कर चुके हैं, ठीक है जी। तो शिप इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फ्लोटिंग आइलैंड एंड बिलोंग टू द कंट्री हुज फ्लैग द शिप इज़ फ्लाइंग। जिसका फ्लैग होगा उसी की शिप मानी जाएगी, और वो फ्लोटिंग टेरिटरी है, जहाँ भी जाएगी हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। सो लाइकवाइज उसी हिसाब से हमने एयरक्राफ्ट का वर्ड भी यूज़ किया है, तो वो भी हमारी फ्लोटिंग टेरिटरी है गाइज, ठीक है जी। सो जितने भी वेसल्स हैं, शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जिनको हमारे इस टेरिटरी में कंसिडर किया गया है, जिस पे हमारे फ्लैग लगे हैं, वो हमारी इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। और अगर कोई पर्सन हमारे इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस कमिट करता है तो डेफिनेटली वो लाइबल होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज़ वेरी सिंपल। वहाँ पे बोलेगा सर्टन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। दैट मीन्स जो हमारे अदर लॉज हैं वो हमारे इंडियन पैनल कोड से इफेक्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। इंडियन पैनल कोड में कोई भी अगर प्रोविज़न दी गई हैं तो वो उन एक्ट पे अप्लाई नहीं होंगी जिसमें पनिशमेंट दी गई है म्यूटिनी पे, डिजर्शन पे ऑफ सोल्जर्स, ऑफिसर से, सोल्जर, सेलर, क्योंकि उनके आर्मी लॉज जो है, नेवी लॉज हैं, जो उनके सेपरेट हैं, वो उनके स्पेशल लॉज हैं।
तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो स्पेशल लॉज हैं, उनके जो लोकल लॉज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। तो इंडियन पैनल कोड पे भी चार्ज लगेगा, तो दूसरे जो उनके ऑफेंसेस हैं आर्मी अंडर, उनके या नेवी के अंडर जो हैं, उनके अंडर भी जो उनका जो है वो ट्रायल चलता रहेगा, उनके अकॉर्डिंग उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, वट एवर जो भी उनके प्रोविजंस हैं। तो ये एक्ट जो है उनका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा कि इंडियन पैनल कोड अप्लाई होगा, वो नहीं अप्लाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं सेक्शन 3 और 4 में। तो इट्स वेरी क्लियर, एक में हमारे कोड के बारे में बात की गई है और एक में हमारे पूरे इंडियन लॉ की बात की गई है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज़ आप अपने कमेंट कर देना, मैं हमेशा की तरह रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, जितना शेयर करोगे उतने लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस पर्पस के ये चैनल शुरू किया गया था वो पर्पस इतना कि सभी की हेल्प हो, तो वो आपके थ्रू ही हो सकती है, आपके अलावा हेल्प नहीं हो सकती। तो गाइज़ प्लीज़ शेयर द चैनल्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। सत श्री अकाल।